भारत क्या हिंदू राष्ट्र है? फिर समय एक ऐसा आया मुगल का जब लोग तो हिंदू ही है मेजॉरिटी, लेकिन रूल करने वाला मुस्लिम है। देखिए, राइट विंग कहना और किसी को कहना लेफ्ट विंग कोई बुरी बात नहीं होती। जिन्ना कहना चाह रहे हैं स्टेट मुस्लिम नहीं है, नेशन मुस्लिम है। मुस्लिम कुछ रह गए, उनको जो सरकार थी, कांग्रेस थी, उनके द्वारा हौसला दे दिया गया कि नहीं भाई तुम यहीं रहो, हम तो सबका ख्याल रखेंगे। आर्टिकल 25 दे दिया कि अपनी धार्मिक भावनाएं तुम्हारी फ्री हैं। आर्टिकल 30 दे दिया, आप लोगों को अपने जो शिक्षण संस्थान है वो खोल सकते हैं, माइनॉरिटी बना दिया उनको। नमस्कार, आज हम भारत के आधुनिक इतिहास को और जो आने वाला इतिहास है और जो इतिहास चल रहा है उसके बारे में कुछ समझेंगे। बहुत ही सेंसिटिव इशू है, बहुत ही इमोटिव इशू है। जो जिस तरफ खड़ा है उस तरफ के लिए उसके मन में बहुत अपार भावनाएं भरी हुई हैं, लेकिन मुद्दों को समझने के लिए तटस्थ होना बहुत आवश्यक है। अपने मन के पूर्वाग्रह को निकालना बहुत ज़रूरी है, बायसिस को दूर रखना आवश्यक है। तो इस मुद्दे को समझने से पहले, इसीलिए मैंने ये सारी बातें कही कि पहले मुद्दे को समझें, सारी बातों को, उसके बाद अपने विचार को रखें। उसके बाद आप चाहें तो जितने मर्जी कमेंट कर सकते हैं, सब कमेंट का स्वागत रहेगा, बल्कि उनसे और इन विचारों को समझने में मदद मिलेगी। इतिहास क्या है? इतिहास एक ऐसी चीज़ है जिसमें सिर्फ फैक्ट्स बच जाते हैं और जो तब बातें हुई होती हैं, जो हलचल हुई होती है, जो एक बहुत बड़ी कन्वर्सेशन हुई होती है, जो मन में बात चल रही होती है, वो सारी लुप्त हो जाती है। उन सारी बातों को लिखा नहीं जा सकता। इसी वजह से इतिहास की इंटरप्रिटेशन अलग अलग रहती है। वो करने वाला इतिहासकार देखता है कि इतिहास क्या रहा होगा। तो इन सारी बातों को समझते हुए हम इस मुद्दे की तरफ जाएंगे कि भारत क्या हिंदू राष्ट्र है या बनना चाहता है, या हिंदू राज्य बनना चाहता है, क्या बनना चाहता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ चीज़ों को समझना पड़ेगा कि एक तो राष्ट्र और राज्य यानी कि नेशन और स्टेट में क्या फ़र्क है। जो हिंदुइज़्म का कंसेप्ट है, जो पॉलिटिकल कंसेप्ट है, वो कैसे डेवलप हो रहा है। पार्टीशन के वक्त क्या हुआ, पार्टीशन के बाद जो भारत का आधुनिक इतिहास रहा है वो किस तरीके से बढ़ा है आगे, और जिस स्टेज पे आज खड़ा है वो क्या स्टेज है और यहाँ से किस तरफ जा सकता है। तो बहुत ही गंभीर, बहुत ही बड़ा मुद्दा है। बहुत ही संक्षिप्त तरीके से इसको समझना चाहेंगे, डिटेल में जाएंगे तो पता नहीं कितना लंबा जा सकता है। तो शुरुआत करते हैं नेशन और स्टेट से कि नेशन और स्टेट में क्या समझते हैं हम। देखिए, जो राष्ट्र है, जो नेशन है, वो एक जियोग्राफिकल बाउंड्री से बना हुआ है। उसमें वहाँ का एक कल्चर हो सकता है, वहाँ की एक भाषा हो सकती है, वहाँ का एक धर्म भी हो सकता है। तो रिलीजियस, लिंग्विस्टिक और कल्चरल एक जो एस्पेक्ट है वो नेशन को डिफ़ाइन करता है। वहीं पर जो राज्य है, जो स्टेट है, वो इस चीज़ को डिफ़ाइन नहीं करती। वो उस पावर को, अथॉरिटी को डिफ़ाइन करती है, किस तरीके से उस एक ज्योग्राफी के ऊपर, उस कल्चर के ऊपर, उस नेशन के ऊपर, उस लिंग्विस्टिक एरिया के ऊपर रूल किया जाएगा, वहाँ पर रूल ऑफ लॉ लगाया जाएगा। अगर हम देखें तो ये भारत का ही नक्शा है। ये मौर्य काल में है। यहाँ पर ये मौर्य एम्पायर है, नीचे दूसरे दक्षिण के एम्पायर हैं। उसके बाद यही भारत है, यही कल्चरली, लिंग्विस्टिक, जियोग्राफिकल एरिया यही है। लेकिन फिर गुप्त काल आता है। गुप्त काल में अलग अलग राजा हो गए, नीचे वाकाटक है, नीचे पल्लव है, ऊपर गुप्त है। फिर समय करवट बदलता है, चलता रहता है, इतिहास बढ़ता रहता है, और फिर दिल्ली सल्तनत के बाद मुग़ल आ जाते हैं। मुग़लों के कई सारी फेज़ के एक्सपेंशन लिखे हुए हैं। फिर भी दक्षिण अभी बाहर है, कुछ हिस्सा पूर्व का बाहर है, कुछ कश्मीर का, लद्दाख वाला भी बाहर है, डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं है। उसके बाद ब्रिटिश आते हैं। ब्रिटिश के पास बहुत सारा पूरा अंपायर एक तरीके से कब्जा कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारी पॉकेट्स अभी जो पिंक कलर में है वो प्रिंसली स्टेट है, जहाँ पर वहाँ डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है, संधियों के हिसाब से वहाँ पर रूल चल रहा है। तो नेशन जो है वो तो भारत है, वो वहाँ का वहाँ ही है, वो कहीं नहीं गया। वो जियोग्राफिकल एंटिटी है, वो वहीं है, लेकिन उस पर रूल करने वाले लोग अलग अलग आए। एक समय पर हिंदू लोग ही थे, हिंदू लोग रूल कर रहे थे। फिर समय एक ऐसा आया मुग़ल का जब लोग तो हिंदू ही है मेजॉरिटी, लेकिन रूल करने वाला मुस्लिम है। फिर एक और समय आया जब हिंदू मेजॉरिटी है, मुस्लिम भी ठीक ठाक है 25-27% के आसपास, लेकिन जो रूल करने वाला है वो ब्रिटेन का है। तो यानी कि दो चीज़ें हैं, एक नेशन है, एक स्टेट है। स्टेट वो है जो रूल कर रही है। और बेहतर एग्जाम्पल अगर आप समझना चाहें कि ईरान प्री इस्लामिक रेवोल्यूशन से पहले भी वो मुस्लिम नेशन था, लेकिन वहाँ पर रूल ऑफ लॉ जो था वो शरिया नहीं था। अफ़गानिस्तान भी तालिबान के आने से पहले मुस्लिम नेशन था,
लेकिन वो मुस्लिम स्टेट नहीं था। मुस्लिम स्टेट वो कब हुआ, जब तालिबान आ गया। तो स्टेट और नेशन में फ़र्क है। अब इसी मुद्दे को हमें आगे बढ़ाना है कि भारत क्या है और भारत किस तरफ जाना चाहता है, किस तरफ जो आजकल की फोर्सेस हैं, जो लोगों का मन है, वो भारत को किस तरफ लेकर जा रहा है। देखिए, लोगों के मन से ही सब कुछ होता है। कोई ऊपर बैठा कह नहीं सकता कि ऐसा होगा। जब लोग नीचे से कहने लगते हैं तो वो चीज़ हो जाती है। इस्लामिक रेवोल्यूशन हुई तो लोग साथ थे, तालिबान आया तो बहुत सारे लोग उस चीज़ के साथ थे। तो जैसा भी जब जिस देश में कुछ होता है तो लोग उसके साथ होते हैं। तो शुरुआत कैसे होती है मॉडर्न सेंस में? मॉडर्न सेंस में अगर देखें तो हिंदू जो शब्द है वो सब जानते हैं कि सिंधु नदी के नाम पर है। सिंधु नदी के इस तरफ रहने वाले लोगों को हिंदू कहा गया, बाद में वो हिंद हो गया, हिंदुस्तान हो गया। अलबरनी की किताब है अल हिंद। तो हिंद एक कोई नया शब्द नहीं है, एक पुराना शब्द है। वहीं पर अगर मॉडर्न सेंस में देखें हिंदुज़म, तो देखिए मुग़ल भी रूल कर रहे थे। जब 1857 का विद्रोह होता है तो जो सैनिक थे वो सारे जो अंतिम मुग़ल बादशाह थे बहादुर शाह जफ़र द्वितीय के पास चले जाते हैं और कहते हैं कि आप बनो एम्परर ऑफ हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान उस वक्त अगर हम मान सकते हैं कि हिंदू धर्म को बहुत बड़ा डिनोमिनेशन नहीं कर रहा था। वो हिंदू एक जगह का ही नाम था, हिंदू इस तरफ रहने वाले सभी लोग थे। बहुत अंतिम समय तक इसी बात को माना जाता रहा, लगभग जो 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध है 1857 के विद्रोह के बाद। लेकिन वहाँ से चीज़ें चेंज होती हैं। धीरे धीरे क्या होता है कि नेशनल कॉन्शियसनेस डेवलप होती है भारत के अंदर। तो जब नेशनल कॉन्शियसनेस डेवलप होती है, यानी कि नेशनल जो राष्ट्र की भावना डेवलप होती है, तो वहाँ से एक नई प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। उस नेशनल कॉन्शियसनेस के कारण 1885 में कांग्रेस का गठन होता है एक पॉलिटिकल मूवमेंट के रूप में। वहीं पर लोअर कास्ट के लिए ज्योतिबा फूले और ये सारे लोग बहुत सारे आंदोलन कर रहे थे और धीरे धीरे ये पॉलिटिकल मूवमेंट में बदलती है जब अम्बेडकर इसको अपने हाथों में ले लेते हैं। वहीं पर मुस्लिम भी बहुत सारे समाज सुधार के आंदोलन चला रहे थे। सर सैयद अहमद खान उनमें एक इम्पॉर्टेंट व्यक्ति थे जिन्होंने अलीगढ़ जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसका शुरुआती स्थापना की। लेकिन धीरे धीरे बहुत सारे ऐसे कारण हुए जिसने उनको भी एक पॉलिटिकल मूवमेंट की तरफ जाने पे मजबूर किया। वहीं पर एक चौथा धड़ा जिसको हम राइट विंग कहेंगे। देखिए, राइट विंग कहना और किसी को कहना लेफ्ट विंग कोई बुरी बात नहीं होती। राइट विंग और लेफ्ट विंग ये दो विचारधाराएं हैं, ये भारत की नहीं है, ये विदेश से चली आ रही हैं, फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम से चली आ रही हैं। जो राजा के पक्ष में थे वो उस वक्त राजा के राइट में खड़े थे, इसलिए वो राइट हो गए, और जो लेफ़्ट में खड़े थे वो राजा को बदलना चाहते थे, वो लेफ़्ट में हो गए। तो राइट को ज़्यादातर वो माना जाता है कि वो कंजर्वेटिव है या वो प्रो जो है यथास्थितिवाद उसके बारे में बने रहना चाहते हैं, जो लेफ़्ट है वो बदलना चाहते हैं। तो जो राइट विंग था उसको लगा कि ये अजीब कहानी हो रही है कि मुस्लिम अपनी चीज़ मांग रहे हैं, लोअर कास्ट अपनी चीज़ मांग रही है, वो कांग्रेस वाले कह रहे हैं कि सबको दे देंगे, तो उनका ऐसा नहीं होगा, ये हमारी है। तो एक तरीके से ये चार धड़ आ जाते हैं। अब ये चार धड़ क्यों आते हैं? 1871 में सेंसस होना शुरू होता है। सेंसस होता है तो पता लगता है कि जो हिंदू हैं वो 73% है और जो मुस्लिम है वो 20% है, बाकी सारे अन्य धर्मों के लोग हैं। फिर वो 1881 से लगातार होने लग जाता है। वहीं पर दूसरी ओर जो नेशन की बात थी, मुस्लिम को लगा कि ये नेशन स्टेट में बदल जाएगी। जैसा हमने समझा कि नेशन होना और नेशन स्टेट होना, स्टेट हो जाना बहुत फ़र्क है। उनको लगा अभी तक तो ठीक था, ये हिंदू राष्ट्र तो शुरू से ही था, लेकिन यहाँ पर रूल चल रहा था मुग़लों का, तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी। फिर अंग्रेज आ गए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो अब ये नई डिमांड हो रही है कि इलेक्शन होगा तो ऑब्वियस है कि हम पीछे रह जाएंगे। तो उनको क्या मंजूर था? उनको किसी और के शासन के नीचे रहना मंजूर था, लेकिन हिंदुओं का जब शासन हो जाएगा उसमें रहना मंजूर नहीं था। वही बात उनकी जेन्युइन थी, इसलिए उनके अंदर ये भावना आ जाती है, मुस्लिम लीग की स्थापना हो जाती है। वहीं पर लोअर कास्ट जो थी उनको लगा कि ये क्या बकवास बात है, हम तो हिंदू नेशन बने, हिंदू स्टेट बने, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है, 5000 साल से हमें तो वैसे ही बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। आज की शेड्यूल कास्ट की बात कर रहा हूँ। उनको तब अनटचेबल माना जाता था, छुआ नहीं जाता था, अछूत थे। पंचम वर्ण था, 4 वर्णों के भीतर भी नहीं आते थे। उनका हमारी तो पहले भी दुर्गति थी, और हिंदू नेशन बनाए चाहे हिंदू स्टेट बनाए, हमें क्या फ़र्क पड़ेगा, हमारी तो दुर्गति ही रहनी है। और दूसरी तरफ जो चौथा विंग था, राइट विंग, उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने कंसेप्ट दिया बहुत सारे लोगों ने। तो जैसे ये मुस्लिम लीग की स्थापना हुई, उसके बाद वी जो किताब है गोलवालकर की, आरएसएस का गठन होता है 1925 में, और वीर सावरकर, इन सारे लोगों ने फिर
अपनी जो है अलग अलग थ्योरी दी। तो सबसे ज़्यादा अगर देखें गोलवालकर की थ्योरी जो थी, हिंदू क्या है, उन्होंने कहा उसके लिए एक राष्ट्र होना चाहिए। उन्होंने कहा ये भारत है, हम यहीं थे, शुरू से थे। उसकी एक संस्कृति होनी चाहिए, वो हमारी है, यहाँ की जो संस्कृति है वो हमारी ओरिजिनल है। और एक जाति होनी चाहिए, जाति का मतलब यहाँ रेस से है, वो हम हैं। अब उसमें केवल अपर कास्ट की बात हो रही है कि लोअर की, ये क्लियर नहीं है, लेकिन माना जा सकता है कि शायद अपर कास्ट की बात हो। तो उन्होंने कहा जिनके पास ये तीनों चीज़ें हैं इस सरजमीन के लिए, वही उनकी पुण्य भूमि है। हमारा सब कुछ यहीं है, जन्म मृत्यु धर्म मंदिर जो भी हमारा है सब यहीं पर, हमें कहीं और नहीं जाना पड़ता। तो ये हमारा है। मुस्लिम के साथ ऐसा नहीं है, उनकी जो पुण्य भूमि है वो ये ना होकर मक्का में है, तो ये उनकी भूमि नहीं है, ये उनकी संस्कृति नहीं है, ये उनकी रेस के रहने की जगह नहीं है, ये उनका राष्ट्र नहीं है। तो यहाँ से ये डिस्कॉर्ड शुरू होता है। लेकिन दो जो भाग हैं, जो एक लोअर कास्ट वाला और जो गांधी लेड नेहरू लेड जो कांग्रेस हो गई थी तब, आज़ादी के बाद पहुँचने वाले हो रहे हैं हम, उनमें समझौता हो जाता है। कई तरीके से समझौता होता है। सबसे बढ़िया समझौता उनके बीच होता है पूना पैक्ट, जहाँ पर इस बात पर फैसला हो जाता है कि आपको रिजर्वेशन दे दी जाएगी, लेकिन आप अलग क्षेत्र की मांग ना करें, अलग और डिमांड्स ना रखें, हमसे अलग ना हो, आप हमारे धर्म का ही एक पार्ट है। इसी वजह से वो रिजर्वेशन आज तक चली आ रही है। दूसरी बात, बहुत सारी बातें हरिजन कहा गया, गांधी जी ने उन्हें उत्थान करने की कोशिश की गई, उन्हें भरोसा दिया गया कि जब अपना देश बनेगा, कराची जब कांग्रेस का जो रेजोल्यूशन आता है 1931 में, उसे भी कहा गया कि अनटचेबिलिटी को हटा दिया जाएगा। आज़ादी के बाद आर्टिकल 17 के तहत उसे हटा भी दिया गया। तो एक तरीके से उन दोनों के बीच में तो समझौता हो गया, लेकिन जो दो धड़े और बचे थे उनके बीच में नहीं हुआ। उन दो धड़ों में से जो एक मुस्लिम वाला धड़ा था और जो कांग्रेस लेड था, इनके बीच में लड़ाई बढ़ती जाती और अंत में जाकर पार्टीशन हो जाता है। पार्टीशन हो जाता है तो वहाँ पर जाकर जो जिन्ना है वो अपना अलग देश पा जाते हैं। और जिन्ना जब वहाँ पर बनते हैं, पहले दिन शपथ लेते हैं कराची में गवर्नर जनरल की, जाकर क्या कह रहे हैं, देखिए जिस चीज़ पर डिमांड हुई कि हम दो राष्ट्र हैं, हम एक साथ नहीं रह सकते, वहाँ पर जाकर वो कह रहे हैं हर सिटीजन यहाँ पर फ्री है, कोई मंदिर जाना चाहे, गुरुद्वारा जाना चाहे, कुछ भी करे, ये स्टेट का काम नहीं है। यानी कि आप सोचिए, वो जिन्ना कहना चाह रहे हैं कि स्टेट मुस्लिम नहीं है, नेशन मुस्लिम है। तो आप देखिए यहाँ पर दो चीज़ों में, नेशन और स्टेट में फ़र्क। मुस्लिम राष्ट्र उन्होंने लिया था, मुस्लिम राज नहीं बनाया, लेकिन वो बाद में धीरे धीरे बन गया। उनके जाने के बाद मृत्यु बहुत जल्दी हो जाती है, अब कह नहीं सकते अधिक देर तक जिंदा रहते तो क्या करते। तो ये सारा कुछ चलता रहता है। लेकिन जो दो धड़ थे, मुस्लिम कुछ रह गए, उनको जो सरकार थी, कांग्रेस थी, उनके द्वारा हौसला दे दिया गया कि नहीं भाई तुम यहीं रहो, हम तो सबका ख्याल रखेंगे, हम सेकुलर स्टेट बनाएंगे, रिपब्लिक ऑफ इंडिया बनेगा। आर्टिकल 25 दे दिया कि अपनी धार्मिक भावनाएं तुम्हारी फ्री हैं। 15-16 दे दिया, उसमें धर्म के हिसाब से भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 30 दे दिया कि आप लोगों को अपने जो शिक्षण संस्थान है वो खोल सकते हैं, माइनॉरिटी बना दिया उनको, तमाम और दे दी, उनको वोट का अधिकार दे दिया, सबको सब कुछ दे दिया, मतलब कि इक्वालिटी ला दी। तो बहुत सारे मुसलमान रह गए, लेकिन उसके बाद भी दो धड़ जो थे वो रह गए। तो जो आज लड़ाई है ये वो उन दो धड़ों की है। जो एक तब बचता है जो कांग्रेस लेड था, गांधीयन लेड था, बाद में वो नेहरू लेड हो जाता है, जिसको ज़्यादातर कहा जाता है नेहरूवियन सेकुलरिज्म या सोशलिज्म लेड। और दूसरा हिस्सा जो राइट विंग द्वारा, जिसमें बहुत सारे संगठन हैं, जैसे हिंदू महासभा हो गया, आरएसएस हो गया, आरएसएस का बाद में ही पार्ट है विश्व हिंदू परिषद। तो ये सारे लोग इस चीज़ को, दो धड़ों को लीड कर रहे हैं और यही आमने सामने हमेशा से रहे हैं। और आज ये बिल्कुल आमने सामने क्लियर दिखाई देने लगते हैं। और एक हिस्सा अब आगे निकल गया, एक पीछे रह गया। तब एक आगे था, एक पीछे था। तो ये समय का खेल है, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। जब लोग जैसा चाहते हैं वैसा बदलता चला जाता है। भले ही उसमें बहुत सारी चीज़ें और रहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल सब कुछ हवा में हो जाता है। तो फ़र्क कहाँ है अब? अब हम कहाँ हैं? हम देखें अगर, तो पहला जो प्रधानमंत्री भारत का, पंडित नेहरू, वो क्या सोचते हैं टेम्पल के बारे में। तो संवेदना को अपनी थोड़ी काबू में रखिए, हमें पढ़ना पड़ेगा, ये फैक्ट है, इसको हम नहीं बदल सकते, फैक्ट है। लेकिन वही बात है कि कहा क्या गया, मन में क्या सोचा गया, नहीं बता सकते। तो नेहरू कह रहे हैं टेम्पल्स ऑफ न्यू एज, मॉडर्न इंडिया के टेम्पल। भाखड़ा नंगल का उद्घाटन करने गए, 1954 की बात है, और कह रहे हैं कि ये जो गुरुद्वारा, मस्जिद और मंदिर है, इससे सेक्रेड प्लेस अगर कोई है, होली प्लेस अगर कोई है, तो ये मॉडर्न ज़माने की चीज़ें हैं, जैसे कि भाखड़ा नंगल डैम। यहाँ पर लोगों ने, 1000 लाख लोगों ने अपने
खून बहाया है, अपनी जान दी है इसका निर्माण करने में, जो कि आगे जाकर भारत की प्रगति में योगदान देगा। और आज तक भाखड़ा डैम से पूरे लगभग उत्तर भारत की बिजली बन रही है, काफ़ी मेजॉरिटी वहीं से बन रही है। तो बात गलत नहीं थी, लेकिन ये उनकी सोच थी। सेकुलरिज्म को सोचते थे, सोशलिज्म को सोचते थे, उस तरीके से चल रहे थे। और 70 साल एग्जैक्ट बाद अब भारत के प्रधानमंत्री जाते हैं। अब अयोध्या में राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होती है। देखिए, कोई भी हिंदू कोई राम विरोधी नहीं है, ये बात सबको समझ लेनी चाहिए। ये सब आइडियोलॉजिकल बातें होती हैं। कोई किस तरीके से विश्व को देखना चाहता है, कोई किस तरीके से भारत को देखना चाहता है, किसी को भारत कैसा अच्छा लगता है, किसी को कैसा अच्छा लगता है, ये उस तरीके की बातें हैं। कुछ इसमें सब्जेक्टिव है, कुछ ऑब्जेक्टिव है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है कि एक गुलाब का फूल है, वो किसी को कहेंगे आप गुलाब का फूल सुंदर है, गंदा है, लगभग हर कोई कह देगा कि सुंदर है। लेकिन अगर उसको ये बता दिया जाए कि गुलाब का फूल गंदा होता है क्योंकि ये हमारे खिलाफ है, तो उसको धीरे धीरे गुलाब का फूल गंदा लगने लग जाएगा। जैसे 20 साल पहले ताजमहल सबको सुंदर लगता था, लेकिन अब आधे लोगों को कहोगे ताजमहल, कहेंगे नहीं गंदा है, तोड़ दो। क्या हुआ? वो ऑब्जेक्टिव सुंदर है वो, लेकिन अब सब्जेक्टिविटी में फ़र्क आ गया है। तो अब देखिए प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। इनके लिए अब मॉडर्न इंडिया का जो टेम्पल है वो वापस वही टेम्पल है जो ओरिजिनली भारत का टेम्पल था। कह रहे हैं काल चक्र बदल गया, नई नेशनल कॉन्शियसनेस है अब ये भारत की। अब इससे मजेस्टिक इंडिया बनेगा, मैग्निफिसेंट इंडिया बनेगा। जुडिशरी को थैंक कर रहे हैं। तो वाकई में काल चक्र 70 साल के अंदर उस टेम्पल से इस टेम्पल तक पहुंच गया है। तो ये डेवलपमेंट हुई है पिछले 70 साल में, आइडियोलॉजिकल डेवलपमेंट। तो इसको क्या माने हम कि भारत धीरे धीरे हिंदू राष्ट्र की तरफ जा रहा है कि हिंदू नेशन, हिंदू स्टेट की तरफ जा रहा है? हिंदू राष्ट्र तो भारत आज़ादी के बाद भी था। हमारा नेशनल एम्बलम अशोकन लायन कैपिटल है, वो हिंदुज़म का ही पार्ट है। हमारा मोटो सत्यमेव जयते है, वो उपनिषद से ही लिया गया है। तमाम चीज़ें हमारी जो हैं वो हमारे खुद के इंडिजिनस कल्चर से ली गई हैं, एक्सेप्ट कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें बहुत सारे दूसरे देशों के जो कानून है उनको लिया गया है। कुछ कह सकते हैं कि तिरंगे झंडे में भी कि भाई बाहर से वो इन्फ्लुएंस्ड है, लोकल कल्चर से डेवलप नहीं हुआ है, क्योंकि ज़्यादातर जो हमारे लोकल जो फ्लैग हुआ करते थे वो ट्रायंगल शेप में हुआ करते थे, स्क्वायर नहीं हुआ करते थे या रेक्टेंगल नहीं हुआ करते थे। तो हम हिंदू राष्ट्र तो थे ही, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, हम धीरे धीरे हम हिंदू स्टेट की तरफ बढ़ रहे हैं। हिंदू राष्ट्र तो हम थे ही, हिंदू स्टेट की तरफ बढ़ने के हमारे क्या लक्षण हैं? अगर देखें कार्यपालिका की तरफ से, एग्जेक्टिव, अब प्राइम मिनिस्टर की, प्रेसिडेंट की, सरकार की कई बार ऑफिशियल यात्राएं भी रिलीजियस प्लेसेस पे होती हैं। पहले ऐसा नहीं होता था किसी भी सेकुलर स्टेट में जो कॉन्स्टिट्यूशन रिपब्लिक के हिसाब से, वहाँ पर नहीं होगा ऐसा, लेकिन हो रहा है। तो धीरे धीरे ये चेंजेस आ रहे हैं, लोगों को एक्सेप्ट है, तो ये होता चला जा रहा है। बहुत सारे लेजिस्लेटिव के द्वारा ऐसे कानून पास किए जा रहे हैं जो कि इन चीज़ों पर, जो कि रिलीजन है, इसके द्वारा प्रतिबंध लगाते हैं। जैसे बहुत सारे राज्यों ने इंटर मैरिज पर प्रतिबंध लगा दिया है, दो धर्मों के बीच में। सीए को लाया गया जहाँ पर केवल मुस्लिमों को एक्सक्लूड किया गया। ट्रिपल तलाक को कह सकते हैं पर उस सेंस में नहीं, क्योंकि वो एक तरीके से मुस्लिम महिलाओं को बचाने के लिए था। यूनिवर्सल सिविल कोड की बार बार बात हो रही है कि कानून लाया जाएगा, तो उस तरीके से वो एक तरीके से हिंदू स्टेट की तरफ बढ़ने का काम है। हिंदू राष्ट्र तो हम हैं ही। जुडिशरी बहुत एक यूनिक रोल प्ले कर रही है। जुडिशरी के बारे में एक बहुत बड़े जुडिशियल, वो पहले रिटायर भी हुए हैं, जी मोहन गोपाल हैं, काफ़ी जानकारी रखते हैं इसके बारे में। उनका कहना है कि जुडिशरी बहुत धीरे धीरे चेंज हो रही है। उनकी जो कॉन्स्टिट्यूशन की इंटरप्रिटेशन है वो धीरे धीरे चेंज हो रही है। पहले केवल कॉन्स्टिट्यूशन ही उनका सोर्स था जजमेंट देने के लिए, लेकिन धीरे धीरे वो कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जा रहे हैं, रिलीजियस सोर्सेज की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने कई सारे एग्जांपल दिए कि जैसे अयोध्या जब वर्डिक्ट आया, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये मानते हुए कि हाँ, बाबरी मस्जिद गिराना इलीगल था, लेकिन ज़मीन हिंदुओं को दे दी जानी चाहिए। उनका कहना था ये सिर्फ इसीलिए पॉसिबल हो पाया क्योंकि रिलीजियस टेक्स्ट का सहारा लिया गया, नहीं तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ये ना हो पाता। हिजाब पर अभी आया, स्प्लिट वर्डिक्ट आया, अभी तक वो सुप्रीम कोर्ट की लार्जर बेंच में जाएगा। एक जज ने कहा कि कर्नाटका हाई कोर्ट, कर्नाटका को इस चीज़ का हक है, एक ने कहा कि नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से ऐसा बैन नहीं कर सकते, रिलीजन्स की फ्रीडम है।
लेकिन उन्होंने कहा कि रिलीजियस कॉन्टेक्स्ट में ऐसा कर सकते हैं। तो ये कई सारे यहाँ पर वर्डिक्ट में चेंज आ रहा है। एक बड़ा अच्छा अभी आया, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि लिव इन रिलेशन के ऊपर कि इस्लाम में नहीं है, तो अब वो कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं देख रहे हैं, वो इस्लाम को देख रहे हैं। उसका कहना है धीरे धीरे ये क्या है, जो सोर्स ऑफ लॉ है वो धीरे धीरे जो उनके जो इन्फ्लुएंस कर रहा है वो रिलीजियस की तरफ जा रहा है, और धीरे धीरे हो सकता है ये जिन चीज़ों की बात की जाती है कि मनुस्मृति को बना दिया जाए, जो अन्य स्मृतियाँ हैं उनको एक बेसिस बनाया जाए, ना कि जो वेस्टर्न कानून है उसको धीरे धीरे अपना ही लिया जाएगा। तो इस तरीके से चेंज हो रहा है। मीडिया का आप सब जानते ही हैं, एजुकेशन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको डिलीट किया जा रहा है, जिन चीज़ों को पहले नहीं पढ़ाया जाता था उनको पढ़ाया जा रहा है, जिनको पढ़ाया जाता तो उनको हटाया जाता है। कुछ उसमें से सही भी है, कुछ गलत भी है। कई जगह पर ऐसी चीज़ें भी हटाई जाती हैं कि जो कंसेप्ट समझने के लिए ज़रूरी है। उसी तरीके से नाम बदलना, शहरों के नाम बदलना, जगहों के नाम बदलना, रोड का नाम बदलना, तो ये सारी चीज़ें चल रही है। क्या हो रहा है, ये एक तरीके से स्टेट की तरफ बढ़ने की तरफ कदम है। एक बहुत अच्छे कहीं इंटरव्यू आ रहा था, उन्होंने कहा कि आप देखिए अकबर के खिलाफ हैं कि अकबर रोड का नाम बदल दिया जाए, लेकिन जो उनके नौरत्नों में थे, राजा मानसिंह, राजा टोडरमल, बीरबल, उनके खिलाफ कुछ नहीं है। तो ये क्या दर्शाता है, या तो ये दोगलापन है, या कोई और इतिहास पढ़ लिया है कि वो साथ रहते हुए अकबर के विरुद्ध थे। ऐसा कोई सोर्स नहीं मिलता। राजा मानसिंह अकबर के विरुद्ध थे ऐसा नहीं मिलता, राजा बीरबल उनके खिलाफ थे ऐसा नहीं मिलता, राजा टोडरमल तो उनके दीवान थे, सारी जो बंदोबस्त किया गया, जो रेवेन्यू का उनके द्वारा किया गया, तो वो विरुद्ध नहीं थे, वो सहभागी थे। तो अगर एक आदमी दुश्मन है तो दूसरा भी नहीं दोस्त हो सकता। तो यहाँ पर दिक्कत है। वो कह रहे हैं कि ये इशू है, ये हिस्ट्री को गलत तरीके से पढ़ा जा रहा है, तो ये हिंदू स्टेट की तरफ जा रहे हैं। तो इस तरीके का उनका मानना है। लेकिन फिर भी भारत आज अभी भी रिपब्लिक ऑफ इंडिया है, कॉन्स्टिट्यूशन को माना जाता है। तो हम जिस बात तक पहुँचे कि हिंदू राष्ट्र तो हम हैं, लेकिन हमारी कोशिश हो रही है हिंदू नेशन की तरफ जाने की। तो भारत अब धीरे धीरे हिंदू राष्ट्र तो है ही, हिंदू स्टेट की तरफ बढ़ रहा है, ऐसा कहना है बहुत सारे विचारकों का। और अगर हम एक ओवरऑल जैसा हमने समझा है उस तरीके से प्रतीत भी होता है। हम गलत सही की बात नहीं कर रहे कि वो गलत होगा कि सही होगा, हम सिर्फ फैक्ट्स पर चर्चा कर रहे हैं। तो अगर देखें कि हिंदू स्टेट होने से क्या हो जाएगा, कोई भी अगर देश अगर किसी धर्म के नाम पर स्टेट बनाता है तो क्या होता है। जैसे हिंदू स्टेट थी, नेपाल इकलौती थी 2007 तक, वहाँ अब डिमांड हो रही है कि वापस से रिस्टोर करो। उनके अपने ग्रीवेंसीज हो सकते हैं। तो पहले वहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन था 1959 का, उसमें लिखा हुआ था जो सारी पावर है वो क्षत्रिय किंग के पास है, क्योंकि केवल क्षत्रिय है जिसको रूल करने का अधिकार है, और वो भी आर्यन कल्चर का वो एक रखवाला है। तो ऐसा क्लियर लिखा होता था। वहीं पर अगर देखें ईरान में, तो प्री इस्लामिक ईरान इस तरीके का होता था, और अब कैसा ईरान है आप जानते हैं। ये प्री इस्लामिक नीचे वाला अफ़गानिस्तान है, ऊपर वाला तालिबान स्टेट है। तो मुस्लिम तो ये भी थे, मुस्लिम ये भी थे, लेकिन स्टेट नहीं थी। तो स्टेट होने पे क्या फ़र्क पड़ता है, स्टेट अगर भारत बनता है तो क्या फ़र्क पड़ता है। हम इमेजिन कर रहे हैं, हम किसी भी सरकार पर कोई भी टिप्पणी नहीं कर रहे। क्या होगा, क्या अगर स्टेट बन जाए। जैसा लगता है कि जिस तरीके की बातें स्टेट होने पे हो सकता है कि सबसे पहले आर्टिकल 25 को हटा दिया जाए, कि रिलीजियस फ्रीडम नहीं रहेगी, नए दूसरे धर्मों की चीज़ें नहीं बन सकती। सिर्फ हाइपोथेटिकल है। एक और बात सुनने में आती है कि मुस्लिम को माइनॉरिटी ना कह के सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी कह दिया जाए। बहुत सारी चीज़ों का वैसे ही उनको हक नहीं देना पड़ेगा। बहुत लार्ज स्तर पर घर वापसी का प्रोग्राम चला लिया जाए कि भाई आप तो सब यही हैं। आखिर उस पक्ष का यही तो कहना है कि भाई सब जो भी इस तरफ रहते हैं हिंदू के, सिंधु नदी के, वो सारे हिंदू हैं। तो अगर भारत हिंदू स्टेट बनता है तो क्या होगा, अगर बन जाए तो। हाइपोथेटिकल है, क्या क्या कर सकते हैं। हो सकता है कोई ऐसा ना भी करे, हो सकता है कर ले। आर्टिकल 25 को छेड़ा जा सकता है, रिलीजियस फ्रीडम को ख़त्म किया जा सकता है, कन्वर्जन के ऊपर और स्ट्रिक्ट लॉ लाए जा सकते हैं। आर्टिकल 15 में रिलीजियस का जो डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट है उसको हटाया जा सकता है। 30 के अंदर जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के लिए दिया गया है उसको हटाया जा सकता है। वोटिंग के अधिकार में फेरबदल करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन का जो सोर्स है उसमें जो रिलीजियस टेक्स्ट हैं जैसे मनुस्मृति वगैरह, इनका जो योगदान है उसको बढ़ाया जा सकता है। घर वापसी जैसी मुहिम को बहुत तेज़ी से सरकारी तौर पर किया जा सकता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वापस कन्वर्ट हो जाए।
तो उससे क्या है कि एक हिंदू स्टेट वाली जो फीलिंग है वो पूरी हो जाएगी। इस तरीके से ये सारे काम किए जा सकते हैं और बहुत सारी चीज़ें की जा सकती हैं, उसको हम जोड़ भी नहीं सकते अगर कोई करना चाहे तो। लेकिन इसमें चैलेंजेस भी हैं। चैलेंजेस ये है कि एक हिंदुज़म जो है एक मोनोलिथ रिलीजन नहीं है, बहुत सारी वैरायटी है। अब ये एक हो गए हैं, लेकिन पहले शैव, वैष्णव, शक्ति सब अलग अलग थे, लिंगायत, हर कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई एक ऐसा मुद्दा है। नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे क्रिश्चियन स्टेट हैं जहाँ पर क्रिश्चियन मेजर रिलीजन के तौर पर फॉलो किया जाता है। जम्मू कश्मीर में इस्लाम जो है मेजर लोग हैं वहाँ के, उसको फॉलो करने वाले। पंजाब में सिखिज़म को फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग हैं। खालिस्तान मूवमेंट की बार बार जिक्र होता है कि वहाँ पर उफान पर है। तो ये सारे मुद्दे जो है इसको सारे को ये और ज्वलनशील बना देते हैं। तो अब देखना होगा कि जो बात की जाती है वो कहाँ तक सफल होती है। तो इस टॉपिक को आज समझने का केवल एक ही, इसीलिए मैं इस टॉपिक को लेके आया कि एटलीस्ट हिंदू राष्ट्र और हिंदू राज में फ़र्क समझें कि हिंदू राष्ट्र तो हम हैं, हिंदू राष्ट्र हम सदियों से थे, उसको कोई नहीं बदल सकता। हिंदू स्टेट बनेंगे कि नहीं, मुद्दा ये है। तो आप सबको ये वीडियो कैसा लगा और इस सब के ऊपर आपकी अपनी क्या राय है? बहुत सारी ऐसे पॉइंट्स हो सकते हैं जिसमें आप इत्तेफाक ना रखते हो, उनको लिखें, आप बताएं, ताकि इस ओवरऑल जो बहुत बड़ा सेंसिटिव टॉपिक है इसको समझने में और बहुत सारे जो पॉइंट हैं, जो आयाम हैं, वो हमें भी समझने को मिले और एक बहुत ब्रॉडर सोच इस बारे में बन सके। तो कमेंट ज़रूर करें, लाइक भी ज़रूर करें। इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।